Hello guys, welcome to our channel CA Cult. Today we are going to discuss about foreign outward remittance in case of retail customer. यूजुअली हम देखते हैं या सुनते हैं कि दो तरह की बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं। एक होती है रिटेल कस्टमर्स की और दूसरी होती है जिसे हम टर्म यूज़ करते हैं कमर्शियल ट्रांजैक्शन या कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ रिटेल कस्टमर्स की और रिटेल कस्टमर के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे सिर्फ इंडियन रेसिडेंस यानी कि वो वाली फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस जो किसी इंडियन रेसिडेंट के द्वारा की गई हो। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस बाय एनआरओ यानी कि नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होंगे वो अपने एनआरओ अकाउंट के थ्रू कैसे आउटवर्ड रेमिटेंस करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो का पार्ट बनेगा। बट आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस बाय इंडियन रेसिडेंट। मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में पहले बताया था, जो हमारा पार्ट 1 है, कि इंडियन रेसिडेंट के पास आरबीआई ने एक एलआरएस यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जो है वो प्रोवाइड की हुई है, जिसके अंडर एक इंडियन रेसिडेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल से लेके मार्च, ये 12 महीने के अंदर वो अप टू 2.5 लाख यूएसडी जो है वो फ्रीली रेमिट कर सकता है। अब इसी एलआरएस स्कीम के अंडर अगर आपको रेमिटेंस करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। सबसे पहला, जो कस्टमर है वो अपने बैंक में फॉर्म A2 सबमिट करेगा अलोंग विद फैमा डिक्लेरेशन, यानी कि उसमें वो पर्टिकुलर्स मेंशन करेगा कि नेचर ऑफ रेमिटेंस क्या है और एलआरएस स्कीम के अंदर मैं रेमिट कर रहा हूँ, जो कि प्रोहिबिटेड नहीं है, फ्रीली अलाउड है। इस टाइप की वो डिक्लेरेशंस और फॉर्म फिल करके बैंक को प्रोवाइड करेगा। फर्दर एलआरएस स्कीम की एक रिक्वायरमेंट है कि जब भी आप अपनी एलआरएस के अंदर रेमिटेंस करेंगे तो हर ट्रांजैक्शन के लिए आपको अपना कॉपी ऑफ पैन कार्ड जो है सेल्फ अटैच करके ब्रांच में सबमिट करना पड़ेगा। फर्दर क्योंकि हम एलआरएस के अंदर जब अपनी रेमिटेंस करेंगे तो फॉर्म 15 सीए सीबी की रिक्वायरमेंट नहीं आती। ओके गाइस, सो बेसिकली आप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अप टू 2.5 लाख यूएसडी जो है वो फ्रीली रेमिट कर सकते हैं एलआरएस के अंडर। फर्दर आपको ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ब्रांच में सबमिट करने होंगे। 15 सीएसीबी की रिक्वायरमेंट इंडिविजुअल रेजिडेंट को एलआरएस स्कीम के अंडर नहीं आएगी। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ चार्जेस की, कि फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस के टाइम पे कौन कौन से चार्जेस जो हैं वो कस्टमर को बियर करने पड़ते हैं। सबसे पहला आएगा मार्जिन मैट्रिक्स। मार्जिन मैट्रिक्स जो है वो एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट कैलकुलेट होती है यूएसडी के ऊपर। सेकंड, स्विफ्ट चार्जेस। जब भी हम अपनी फॉरेन रेमिटेंस करेंगे तो जो भी स्विफ्ट मैसेजेस जनरेट होते हैं आउटवर्ड रेमिटेंस के केस में, तो वो स्विफ्ट चार्जेस जो है वो कस्टमर को ही बियर करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट आएगा हमारा जीएसटी। ये 3 चार्जेस जो हैं ये कस्टमर को आउटवर्ड रेमिटेंस के टाइम पे जो है वो पे करने होते हैं। फर्दर एक लास्ट पॉइंट आता है टीसीएस का, क्योंकि अब एलआरएस के अंदर 15 सीएसीबी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर हम एलआरएस में रेमिटेंस करते हैं तो टीसीएस के प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब टीसीएस के प्रोविजन वेरी करेंगे कि आपकी नेचर ऑफ रेमिटेंस क्या है, कि फैमिली मेंटेनेंस है, मेडिकल एक्सपेंडिचर है, या फिर फॉरेन ट्रैवल आप करना चाह रहे हैं, एक्सेट्रा। सो नेचर ऑफ रेमिटेंस के ऊपर वो अमाउंट वेरी करेगी। अमाउंट ऑफ रेमिटेंस कितना है, क्योंकि अप टू 7 लाख रुपीज़ जो है टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होता मोस्टली ट्रांजेक्शन्स पे, है ना। एंड देन उसके बाद कि वो रेट इन फोर्स टीसीएस का जब आप रेमिटेंस कर रहे हैं तो कौन सा रेट एप्लीकेबल है। 1 अक्टूबर 23 से गवर्नमेंट ने रिवाइज रेट्स जो हैं वो एप्लीकेबल कर दिए थे। सो अगर आपकी उससे पहले रेमिटेंस हुई है तो कुछ डिफरेंट रेट्स लगे होंगे। अगर आप 1 अक्टूबर और उसके बाद रेमिटेंस करेंगे सो रेट जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि न्यू रेट जो है रिवाइज रेट्स एप्लीकेबल हो गए हैं। अगर यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि जब आप इंडिविजुअल के केस में स्पेसिफिकली अगर आप फॉरेन रेमिटेंस करते हैं तो फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस चार्जेस आपके केस में एप्लीकेबल नहीं होते। ये पॉइंट एप्लीकेबल होगा जब आप अपनी कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन करेंगे एज अ बिजनेस एंटिटी। अगर आप कोई फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस करेंगे तो उस केस में जो है ये चार्जेस एप्लीकेबल होंगे, इंडिविजुअल्स पे ये एप्लीकेबल नहीं होते। अब ये जो हमने डिस्कस किया है ये अब एक बार हम एज एन एग्जांपल देख लेते हैं, सो दैट थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी इस टॉपिक पे। मिस्टर ए हैं इंडियन रेजिडेंट, वो बाहर मनी सेंड करना चाहते हैं अपने बेटे को, अब अबाउट यूएसडी 20,000। सो मिस्टर ए अपने बेटे को, मिस्टर ए जो इंडियन रेजिडेंट है वो अपने बेटे को 20,000 यूएसडी जो है वो रेमिट करना चाहते हैं। तो हमने इस केस में जो कन्वर्जन रेट एज्यूम किया है वो 80 यूएसडी हमने कर लिया है, सो दैट उसकी जो इंडियन कन्वर्जन अमाउंट आएगी वो 16 लाख रुपीज़ आ जाएगी।
यानी कि मिस्टर ए 20,000 USD रेमिट करना चाहते हैं, जिसकी इंडियन वैल्यू है 16 लाख रुपीज़। अब इस केस में मिस्टर ए को कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो बैंक में सबमिट करने होंगे। मिस्टर ए इंडियन रेसिडेंट है तो उनके पास LRS की स्कीम एप्लीकेबल है और वो एज अ फैमिली मेंटेनेंस अपने बेटे को जो है वो आउटवर्ड रेमिटेंस कर सकते हैं। सो इनको एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो होगा फॉर्म A2 अलॉन्ग विद डिक्लेरेशन अंडर फैमा एंड अ कॉपी ऑफ पैन कार्ड। ये 3 डॉक्यूमेंट जो कस्टमर जो हैं वो अपने ब्रांच में अंडर LRS स्कीम रेमिटेंस करना चाहते हैं तो ये 3 डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। एंड देन इस केस में एप्लीकेबल चार्जेस जो होंगे, ये एक मेजर पोर्शन है एप्लीकेबल चार्जेस का। सबसे पहले वो 20,000 USD जो है वो रेमिट करना चाहते हैं। सो 20,000 USD पे 12% का जो है मार्जिन मैट्रिक्स का रेट लगेगा। सो जो अमाउंट आ जाएगी 20,000 इंटू 12% 2,400 रुपीज़। जो चार्जेस हैं ये USD में नहीं, ये इंडियन रुपीज़ में होंगे और जो कैलकुलेशन होगी वो USD के ऊपर होगी। यानी कि 12% जो लगेगा वो 20,000 USD पे लगेगा और जो अमाउंट आएगी वो INR में होगी, यानी कि वो चार्जेस इंडियन रुपीज़ में होंगे। सेकंड, आपके ऊपर चार्जेस एप्लीकेबल होंगे स्विफ्ट चार्जेस। स्विफ्ट चार्जेस 500 फिक्स है एंड देन उसके ऊपर 18% GST लगा के 590 रुपीज़ के आपको स्विफ्ट चार्जेस हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट आता है GST का। GST की कैलकुलेशन थोड़ी टेक्निकल है क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में हम रेमिट 16 लाख रुपीज़ कर रहे हैं। सो हमारे पास ये टोटल एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमारे पास आएगी क्योंकि कैलकुलेशन स्लैब रेट में होती है। यानी कि अगर आपकी रेमिटेंस अप टू 1 लाख रुपीज़ है तो आपको उस अमाउंट पे 1% जो है GST का जो है वो कैलकुलेशन होगी। यानी कि अप टू 1 लाख रुपीज़ 1% 1,000 और 1 लाख से ज़्यादा अप टू 10 लाख रुपीज़, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा और 10 लाख के बीच में जो 9 लाख रुपये बनते हैं उस 9 लाख के ऊपर 0.5% का रेट लगेगा, यानी कि 4,500 रुपीज़। एंड अबव 10 लाख रुपीज़, यानी कि हमारे एग्जाम्पल में 16 लाख है और 10 लाख के ऊपर 16 लाख यानी कि 6 लाख रुपये जो बचते हैं उस 6 लाख के ऊपर 0.1% कैलकुलेशन होगी, यानी कि 600 रुपीज़। सो टोटल हमारे पास आ गया फर्स्ट स्लैब का 1000, सेकेंड स्लैब के अंदर 4,500 एंड थर्ड स्लैब में 600। सो टोटल हो गया 6,100। उस 6,100 रुपीज़ ये हमारे चार्जेस नहीं है, ये हमारा GST नहीं है। इस 6,100 रुपीज़ के ऊपर 18% लगेगा। सो हमारा जो GST निकल के आएगा वो 1,098 रुपीज़ आएगा। सो ये तीसरा चार्ज है, यानी कि मार्जिन मैट्रिक्स फर्स्ट हो गया, सेकंड हमारा स्विफ्ट चार्जेस हो गए एंड थर्ड हमारा GST हो गया। और GST कैलकुलेशन फुल फ्लेज मैंने आपसे अभी डिस्कस कर ली। अब इसके बाद एक मेजर पॉइंट आता है TCS का। क्योंकि हम रेमिटेंस 16 लाख रुपीज़ कर रहे हैं और फैमिली मेंटेनेंस में अप टू 7 लाख रुपीज़ नील TCS है एंड अबव 7 लाख रुपीज़ जो है वो रिवाइज रेट 20% हो गया है। सो 16 लाख में से 7 लाख हमारे माइनस हो गए, रिमेनिंग 9 लाख के ऊपर 20% का TCS का रेट लगेगा जो कि 1,80,000 यानी कि 1,80,000 रुपीज़ का हमारा TCS जो है बैंक हमसे कलेक्ट करेगा। पर इसमें एक स्पेशलिटी ये है कि ये वाले चार्जेस तो हमारा एज एन एक्सपेंस हो गया, पर जो TCS हमारा 1,80,000 रुपीज़ है इसको हम अपनी ITR में क्लेम कर सकते हैं और इसको हम एज अ रिफंड जो है वो हमें मिल जाएगा। यानी कि यू कैन क्लेम द अबव TCS अमाउंट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर ITR। ये अमाउंट हम अपनी ITR में क्लेम कर सकते हैं। सो एट द टाइम ऑफ रेमिटेंस वो हमारे ऊपर बर्डन है, बट ITR में वो हमें एज अ रिफंड मिल जाएगा विद रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 6%, जो हमारा इनकम टैक्स में हमें रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। सो इस तरीके से हमारा जो है TCS हमें वापस मिल सकता है। सो ये कुछ बेसिक था हमारा LRS के अंडर इंडियन रेसिडेंट्स को आउटवर्ड रेमिटेंस करने का। ओके गाइस, दिस इज फ्रॉम माय साइड। और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जैसे मैंने आपको बताया था, हम डिस्कस करेंगे कि नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि NRO अकाउंट के थ्रू कैसे फॉरेन रेमिटेंस की जाती है। ओके गाइस, दिस इज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।